हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी बेस्ट होंगे। आइए आपके लिए लाया हूं मैं लेक्चर नंबर 4 और ये केमिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर 4 है, सोल्यूशन चैप्टर का। देखिए मैं लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, ठीक है? आप उसको देख सकते हैं आसानी से जाकर के उसमें। एंड देन उसके बाद आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा कंटिन्यूटी, ठीक है? कंटिन्यू के साथ अगर आप देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप कोई भी न्यूमेरिकल ऑन द स्पॉट सोल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास। आपने सही सुना, एबनॉर्मल मोलर मास आप तभी समझ पाएंगे जब मेरा थर्ड लेक्चर देखेंगे और उसके पहले वाले देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है? देखिए एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, आप देखिए ध्यान से। देखिए एबनॉर्मल मोलर मास की बात करता हूं मैं, होता क्या है? ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देखिए जब एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है, दोनों में इसी में बताऊंगा अभी। देखिए कैसे, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इज आइदर लोअर और हाइयर देन एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू, सच मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। समझिए ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। जैसे कभी होता क्या है कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं तो वहां पे अगर वो क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो वो तो मिक्स होता है, उसमें घुलता है, वो आयोनाइज नहीं होता, ठीक है, या डिसोसिएट नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डालते हैं, आप लेक्चर थर्ड देखेंगे उसमें है इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस बताया हूं मैं। जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है वो आयोनाइज भी होता है और डिसोसिएट भी होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हम डालते हैं पानी के अंदर तो या तो उसमें एसोसिएशन होने लगता है या तो उसमें डिसोसिएशन होने लगता है। अब एसोसिएशन कब होता है, डिसोसिएशन कब होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हूँ एग्जांपल एसोसिएशन। जब हम एसिटिक एसिड, जैसे इट इज वेरी वीक एसिड, अगर हम एसिटिक एसिड को डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन के रेस्पेक्ट में, जब हम मिक्स करते हैं 2 मोल एसिटिक एसिड एक साथ, तो ये 60 ग्राम होता है। इसका मास निकालेंगे तो 60 ग्राम आएगा, ठीक है? तो इस 60 ग्राम को बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास, ये नॉर्मल मास है। जब बेंजीन के रेस्पेक्ट में इसको हम लेते हैं तो ये क्या करता है, इसमें डाइमर बनाने लगता है। डाइमर, डाइमर मतलब ये दोनों एक साथ अटैच हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ये जो बॉन्ड देख रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये अटैच हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं डाइमर। अब इसका जब हम मास निकालते हैं तो आता है 120 ग्राम। यानी मुझे क्या दिखाई दिया कि 60 ग्राम से 120 ग्राम हो गया, यानी इसका मोलर मास बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ देखिए लिखा होगा आइदर लोअर या हाइयर, तो यहाँ पे हाइयर हो गया। हाइयर कब हुआ? जब एसोसिएशन केस है। एसोसिएशन केस में क्या हो गया? हाइयर हो गया। दिमाग में सेट करिए, हाइयर हो गया। अब आइए डिसोसिएशन केस में। डिसोसिएशन में क्या होगा? तो डिसोसिएशन में ब्रेक होता है, टूटता है। तो NaCl है, NaCl का कितना मास होता है? 58.58 ग्राम पर मोल होता है। ये 100% टूट गया, तो ये टूटेगा ना तो इसका एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज 29.25 टू 29.25। अब ये जो एवरेज मास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया बताइए? कम हो गया। यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे कम हो गया, 1 मोल का यहाँ पे कम हो गया। अब यहाँ भी 1 मोल था, ये 2 मोल था, तो यहाँ पे देखिए बढ़ गया, यहाँ पे कम हो गया। अब जैसे कम हुआ ना तो यहाँ पे वांट फैक्टर का फार्मूला क्या होगा? नॉर्मल मोलर मास बाई एवरेज मोलर मास, और यहाँ पे होगा नॉर्मल मोलर मास और बाई एबनॉर्मल मोलर मास। दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे घट गया, तो यहाँ पे देखिए लोअर हो गया। जब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में या तो मास जो होगा वो बढ़ जाएगा या तो मास जो होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, हाई हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से, नॉर्मल वैल्यू से। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? उस मास को, जो मास ये बढ़ेगा या घटेगा, उस मास को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये रहा आपका एबनॉर्मल मोलर मास। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, काम खत्म। अब ये आता है, आप ये छोड़ के आते हैं, कितना बेकार लगता होगा, लिखिए इसको फिर। अब आपके सामने आता है सेकंड टॉपिक। पहला एबनॉर्मल मोलर मास जो आपको मैं समझा दिया, अगर वो पूरा देख लेते हैं उसके बाद सेकंड टॉपिक देखिए। अब इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं मैं ऑस्मोसिस। आपको पता होगा ऑस्मोसिस पढ़े होंगे, फिर भी एक बार देखिए किस चीज में ढिलाई नहीं करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। ऑस्मोसिस की बात करूं तो इसमें क्या होता है? इट इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। सुनिएगा, ऑस्मोसिस क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का। इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं स्पॉन्टेनियस लगातार फ्लो करते रहते हैं। कहाँ? थ्रू एसपीएम, एसपीएम के थ्रू। ये एसपीएम क्या है? इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? तो डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है।
जब सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ क्या मूव करने लगता है और स्पॉन्टेनियसली मूव करता है, लगातार मूव करता है, तो इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिया रेजिन सोक्ड इन प्योर वाटर। मान लीजिए ये आपका वाटर है, वाटर, ठीक, और इस वाटर में मैंने डाल दिया रेजिन किशमिश। जब मैंने इसमें किशमिश डाला तो हुआ क्या? किशमिश में बहुत कंसंट्रेशन था भाई, कंसंट्रेट था किशमिश। हुआ क्या कि वाटर मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर जाने लगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल किशमिश में क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है क्योंकि ये कंसंट्रेट है और ये क्या है? डाइल्यूट। तो वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूट से कहाँ जा रहा है? कंसंट्रेट में जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है? तो ये किशमिश के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एसपीएम। क्या बोलते हैं? एसपीएम। तो एसपीएम के थ्रू जा रहा है और ये किशमिश फूल जाता है। जब सुबह हम निकाल के देखते हैं पानी में से तो क्या होता है? किशमिश फूल जाता है, सोलो कर जाता है, वो फूल जाता है। क्यों फूल गया? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर गया है। तो वाटर मॉलिक्यूल का ये जो मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियसली फ्लो है, इसी फ्लो को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ये जो किशमिश फूल चुका है इसको मैं डाल दूंगा किसमें? नमक में। ये पूरा नमक है, साल्ट, कंसंट्रेटेड साल्ट है। अब ये NaCl है, जैसे मैं नमक में डालूंगा अब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से कहाँ आएंगे? नमक की तरफ फ्लो करने लगेंगे, नमक में, क्योंकि हाई कंसंट्रेटेड है नमक और ये क्या है? लो है। तब जब इसमें जाएंगे तो ये किशमिश क्या हो जाएगा? ये फूला हुआ था ना, सोलो था ना, अब ये श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब ये श्रिंक हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो फ्लो हो रहा है किसका? सॉल्वेंट पार्टिकल जो फ्लो कर रहा है एसपीएम के थ्रू, इसके अंदर जा रहा है फिर इससे बाहर भी जा रहा है, ये दोनों कंडीशन आप देख लिए। इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई होप कि समझ चुके होंगे। फिर एक बार, ऑस्मोसिस क्या होता है? तो हमारे पास वाटर जो आपका सॉल्वेंट है, वाटर का मॉलिक्यूल किशमिश में जाने लगा क्योंकि किशमिश कंसंट्रेट था, अब किशमिश में जा रहा है तो किशमिश के ऊपर एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं एसपीएम, उसी के थ्रू जा रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन में। तो वाटर मॉलिक्यूल का लोअर से हायर में जाना या सॉल्वेंट पार्टिकल का लोअर से हायर में जाना, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए और इसको आप लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपन बात करते हैं किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पाई से। आपने सही देखा। देखिए प्रेशर को हम पी से भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से लिखेंगे। देखिए ध्यान से, पहले हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। बहुत बार ये बोर्ड में आता है, हर साल आता है भाई, बोर्ड में आता है, फिर नहीं लिख पाते हैं। रीजन क्या है? इसको ध्यान समझते नहीं है, समझ लेंगे तो लिख लेंगे। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप। बस इतना ही तो याद करना है आपको। क्या बोला इसने पता है आपको? बोला ये कि अगर मेरे पास मान लीजिए कंटेनर है, इसको समझिए, कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में मैं बीच में क्या किया हूं? एक एसपीएम लगा दिया हूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एसपीएम क्या करता है? इट अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू फ्लो। ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही इसे फ्लो कर पाएंगे। आपके सॉल्यूट पार्टिकल फ्लो नहीं करेंगे इससे, केवल सॉल्वेंट फ्लो करेंगे। पहला चीज, एसपीएम आपके दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का एग्जांपल है Cu2FeCN6, ठीक, और नेचुरल का एग्जांपल है जैसे एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया आपका नेचुरल। तो ये हो गया एसपीएम। अब इसमें एसपीएम लगा है, अब एसपीएम लगा है तो दो पार्ट डिवाइड हुआ है, एक सॉल्यूशन वाला और एक आपका डाइल्यूट सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल है। आपको बता दूं मैं, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है एसपीएम के थ्रू किस में जाएंगे? सोल्यूशन में जाएंगे। किस में जाएंगे? सोल्यूशन में जाएंगे, याद रखिएगा। अब होगा क्या कि ये पार्टिकल इसमें जा रहे थे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, सॉल्वेंट से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, सॉल्वेंट से जा रहे थे, सॉल्वेंट से जा रहे थे। हुआ क्या कि मैंने यहाँ पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन पे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, ये प्रेशर अप्लाई किया। ये जो प्रेशर था ना, जब मैं अप्लाई किया तो जो मॉलिक्यूल इसमें जा रहे थे यहीं पे रुक गए, यहीं पे रुक गए, एसपीएम के पास रुक गए। अब उधर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। अगर इसमें ना जा पाए, रुक जाए, यानी ऑस्मोसिस रुक गया, यानी अभी मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाया था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट से कहाँ जाता है मॉलिक्यूल? सॉल्यूशन की तरफ जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? जाना रुक गया, यानी ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। तो जब मैंने प्रेशर डाला तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए तो उस प्रेशर को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
यानी एक ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाए, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वही यहाँ लिखा हूँ, इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, अगर हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन प्रेशर अप्लाई करते हैं सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप, तो इसलिए ऑस्मोसिस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। कितना अच्छा डेफिनेशन है और कितना अच्छा आप समझ भी गए होंगे। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब इसको लिखिए, फिर इसके न्यूमेरिकल देखिए कैसे होते हैं। न्यूमेरिकल नहीं मतलब इसके फार्मूलाज एंड देन न्यूमेरिकल। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के फार्मूलाज और उसमें यूज होने वाले यूनिट्स एंड कुछ टर्म इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बहुत नेसेसरी है, जानने की जरूरत है, ठीक है। अगर वो पूरा जान गए, पूरा देख गए, पूरा सीख गए तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पता है आपको, यही सब चीजें स्टूडेंट नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बोर्ड में ऑन द स्पॉट छोड़ के आते हैं। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तो ये आपको जानने की बहुत जरूरत है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से लिखते हैं। देन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन कि कंसंट्रेशन क्या है भाई सॉल्यूशन की, उस पर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन। ये जो पाई होता है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी दो चीज पे परफेक्ट डिपेंड कर रहा है, पहला कंसंट्रेशन, सेकंड आपका टेम्परेचर। तो पाई डायरेक्टली सी टी, सी कंसंट्रेशन है, टी टेम्परेचर है। अब जब भी डायरेक्टली हटता है ना तो इक्वल लगता है और कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आर आता है। अभी आर है क्या, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या इसी को हम एस से भी लिखते हैं, एस को हम बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, दोनों आप बोल सकते हैं। या तो आप आर बोलिए या तो आप एस बोलिए, ठीक है। आई लाइक टू एस, यस बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अब देखिए आर आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एस भी क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब सुनिए, अगर इस आर की मैं बात करूं या एस की, इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो मुझे क्या रखना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब सुनिए, अगर पाई की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हम लेंगे, अगर पाई की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में लेंगे, इस कंडीशन में जो आर की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, या 25/3 लेंगे। फिर बोल रहा हूँ, पाई की वैल्यू अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हम चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो आर की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन लेंगे या 25/3 लेंगे। और अगर आर की वैल्यू अगर पाई की वैल्यू एटीएम में लेंगे, अगर पाई की वैल्यू एटीएम में लेंगे, तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू हम लेंगे 0.082 लीटर एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, और यहाँ पे 1/12 लेंगे। ये दो चीज पहले कंफर्म कर लीजिए। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू न्यूमेरिकल के बेसिस पे। यानी जब पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा तो जूल पर मोल इंटू केल्विन 25/3 ले सकते हैं आर की वैल्यू, और अगर एटीएम में लेंगे पाई की वैल्यू तो आर की वैल्यू लीटर पर मोल इंटू केल्विन 1/12 ले लेंगे। और वॉल्यूम इस कंडीशन में लेंगे मीटर क्यूब या केल्विन, यहाँ भी टेम्परेचर केल्विन लेंगे लेकिन यहाँ वॉल्यूम लीटर में लेंगे, याद रखिएगा। इस कंडीशन में वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर, और ये एटीएम में। तो ये रहा आपका इंपोर्टेंट पॉइंट। अब सुनिए नोट, एक एटीएम में कितना होता है, 1.013 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 बार इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको रटा होना चाहिए, टिक रख लीजिए। इधर देखिए, पाई इक्वल टू सी एस टी हमें समझ में आ गया फार्मूला, पाई इक्वल टू सी एस टी। सी इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, सी आर टी। सी इक्वल टू होता है सी आर टी या सी एस टी, एक ही बात है। सी इक्वल टू होता है एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, इसी को मोलैरिटी बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो एन बाई वी आर टी, ये फार्मूला स्टार मार लीजिए, स्टार, और नोट में पूरा इसको छाप लीजिए। अब होगा क्या, ये दो तरह से होगा, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 ये दिया है न्यूमेरिकल में, तो उस कंडीशन में आगे आई लगा के फार्मूला यूज करेंगे, आई लगा के फार्मूला यूज करेंगे। आई आपका वांट हाफ फैक्टर है, वांट हाफ फैक्टर, ठीक है, ये यूज करेंगे। लेकिन अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज, ये सब, तो उस कंडीशन में लिखेंगे N/V/RT। ठीक, ये था आपका फार्मूला, इंपोर्टेंट सिंबल जो आपको रटा होना चाहिए। इसको कॉपी में लिखिए, इसको रखिए एंड देन अपन न्यूमेरिकल करते हैं। ये माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के जो फार्मूलाज था बताया। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है चौथा, जिसको बोलते हैं आरओ। आरओ वाटर, नाम सुने होंगे आरओ वाटर, लोग पीते हैं ना आरओ वाटर। यार आरओ वाटर इज ए बेस्ट फॉर ह्यूमन हेल्थ,
एक्सेट्रा। होता है ना कि आरओ वाटर पियेंगे तो बेस्ट रहेंगे, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि वाटर की जो शुद्धता है, अशुद्धता ज़्यादा हो गई है, शुद्धता कम हो गया है, ठीक है, यानी वाटर बहुत कम ही है जो शुद्ध है, तो इसलिए अपन आरओ वाटर पीते हैं। इट्स नेसेसरी भी कि पीना चाहिए सबको। अब देखिए आरओ को बोलते हैं, आरओ जो वाटर होता है ना, तो जो आरओ आप सुनते हैं उसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, कई बार बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इन ऑस्मोसिस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, द फ्लो कैन बी रिवर्स्ड by applying pressure greater than osmotic pressure on the solution. This is called reverse osmosis। समझिएगा। देखिए अभी मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताया, मैंने कहा कंटेनर था, उसमें एसपीएम था, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में प्रेशर डाल रहा था, तो क्या हो रहा था कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे थे, रुक जा रहे थे, यानी ऑस्मोसिस रुक जा रहा था, तो उसको हम क्या बोले थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, अब अगर उस प्रेशर को और मैं बढ़ा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, तो जो सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल गए होंगे सॉल्वेंट, वो किधर जाने लगेंगे? सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे। जो सॉल्यूशन में गए होंगे वो किधर जाने लगेंगे? सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे। कब? जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर में अप्लाई करूंगा, यानी वहां पे क्या होने लगा? रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगा। यानी जब सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से किस में जाने लगे? सॉल्वेंट में जाने लगे, उल्टा सॉल्वेंट में जाने लगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम लोग वाटर जो होता है उसको क्लीन करते हैं और फिर उसको पीते हैं। समझिएगा, इधर देखिए। अब होता क्या है कि वाटर होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, उस मिनरल को अपन क्या करते हैं? रिमूव करा देते हैं, हटा देते हैं, एंड फिर वाटर प्योर होता है, फिर वाटर को पीते हैं। जैसे आरओ का यूज देखिए यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। यहाँ देखिए डिसैलिनेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसैलिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा डिजोल्व्ड मिनरल साल्ट इन वाटर आर रिमूव्ड। वाटर में जो डिजोल्व मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, पता होना चाहिए। और यही आपका एग्जांपल है किसका? आरओ का, द रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट